हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज मैं एवरेज का ऐसा तरीका आपके सामने लाया हूँ जिससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स निकल जाएंगे। मुझे पता है आपने एवरेज पढ़ लिया हुआ है और आपके क्वेश्चंस निकल भी रहे हैं। देखो, क्वेश्चन निकालना नॉट ए बिग थिंग, ये आप भी जान चुके होंगे कि घर आके क्वेश्चन निकल जाते हैं। क्वेश्चन निकालना इन एग्ज़ाम टाइम, इन एग्ज़ाम प्रेशर इज़ द अल्टीमेट थिंग जो आपको करनी है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके मेथड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे। एवरेज का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सम के मतलब सम करो और ना निकले। सम से तो हर क्वेश्चन निकल जाता है। और सम कैसे निकलता है? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। और यार पेपर में मेरे को कोई बोलेगा कि 38 को 48 से मल्टीप्लाई कर, तो इरिटेशन होती है। देखो, 38 को 48 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट पेपर में गलती लग सकती है। मैं आपको उस मल्टीप्लिकेशन से बचा लूँगा। ये जो आज मैं मेथड आपको देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आप किसी भी मेथड से। सम से कर लोगे, ऑब्जर्वेशन से कर लोगे, बहुत तरीके हैं। लेकिन जो मैं मेथड बताऊँगा ना, अगर उसको उस पर आप स्टिक कर जाओगे तो यकीन मानो, एक तो दिमाग नहीं लगाना, मतलब जैसे मैंने बताया वैसे करना। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में दिमाग नहीं लगाते ना हम, क्वेश्चन पढ़ा, पता चल गया क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, हम सीधा सीधा छाप देते हैं, पहली रेशो दूसरी रेशो और नीचे जो सेविंग्स वाला पोर्शन होता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, उनका डिफरेंस वैल्यू निकाली, ख़त्म बात। तो ऐसे मेथड से क्वेश्चन निकालना मेरे हिसाब से पेपर में आसान रहता है, बिकॉज ये रटे रटाए मेथड ही पेपर में काम आते हैं। आप सोचे कि पेपर में मैं कुछ नया तरीके से कर लूँगा तो मुश्किल है। तो कल मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट पे। मैं कम से कम आपको 3-4 टाइप्स में क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दिखा दूंगा। और नेक्स्ट फिर मैं एलिगेशन पे एक वीडियो ला रहा हूँ, 5-6 चैप्टर्स में एलिगेशन लगा के दिखा दूंगा। मतलब ये जो काम के मेथड है ना, ये मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स में लगा के दिखा दूंगा कि यार इनकी यूटिलिटी देखो। आज जो एवरेज का तरीका बताने जा रहा हूँ ना, ज़बरदस्त चीज़ है। अगर मिस कर जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ मिस कर दोगे मैं अरिथमेटिक में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अदरवाइज़ इतना ज़ोर नहीं डालता हूँ किसी भी चीज़ पे, बट ये सीखना आपको तरीका इंपॉर्टेंट है। पेपर में टाइम बचाना है कुछ भी करके। देखो, एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज़ 16 ईयर्स। क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज 16 है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स देखे कितने हैं, एवरेज देखा, मल्टीप्लाई करके सम निकाल लिया। देखो 17 इंटू 16 करोगे 272 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी छोटे नंबर से तो सम निकालना आपको लग रहा होगा ईजी तो है, 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना कर लेंगे 2 मिनट में। इफ़ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस द क्लास, क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, तो मतलब अब 17 नहीं रहे, अब 18 हो गए। एंड द एवरेज एज बिकम्स 20, तो फिर आप 18 का सम निकाल लोगे। 18 इंटू 20 360। तो पूछा है उस नए स्टूडेंट की एज बताओ, तो आपने 360 में से पुराना वाला सम जो कि 272 था माइनस करोगे, 60 वहाँ 28 वहाँ, 88 ईयर्स आंसर दे दोगे। तो सम से तो आंसर आ जाता है नो डाउट। बट अभी सम से आंसर क्यों आ पाया? क्योंकि नंबर छोटे छोटे थे। 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना आसान था और 18 को 20 से मल्टीप्लाई करना आसान था। सपोज़ करो कल को यहाँ पे 20.5 हो जाए और वहाँ 17-16 की जगह 37.5 और कुछ ऐसे नंबर्स आना शुरू हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स का नंबर तो डेसिमल में नहीं होगा, बट एज तो डेसिमल में हो जाती है। मतलब 16 की जगह वो 16.4 दे सकता है, क्या कर लोगे? तो फिर 17 को 16.4 से मल्टीप्लाई करना आसान तो नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि वो तरीका समझाना है। क्वेश्चन में वैल्यू वो टिपिकल डालेगा, ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए होते हैं कि मेथड आपके दिमाग में वो घुस जाए। देखो क्या करना है आपको। फर्स्ट लाइन में देखा बच्चे कितने, 17, तो 17 लिखो। और उनका एवरेज कितना, 16, तो सामने 16 लिखो। ठीक बात है, कुछ नहीं किया मैंने। 17 बच्चे हैं, उनका एवरेज 16 है। इफ़ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस द क्लास, ज्वाइंस का मतलब है नया स्टूडेंट आ रहा है, तो 17 की जगह बच्चे कितने हो जाएंगे, 18। और 18 का एवरेज कितना बन चुका है अब, 20। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बच्चा छोड़ के चला गया, तो फिर 17 की जगह 18 नहीं होंगे, 17 की जगह 16 हो जाएगा। उसमें भी मैं यही तरीका लगाऊंगा। देखो एक तरीका डिफरेंट क्वेश्चंस में, मैं क्रिकेट वाले क्वेश्चन में लगा दूंगा ये तरीका, वेट वाले क्वेश्चन में लगा दूंगा, मतलब ज़्यादा जगह लगा के दिखाऊंगा, तभी तो आपको पता चलेगा मेथड की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है। अदरवाइज आप सोचोगे अच्छा 2 क्वेश्चन के लिए मैं तरीका नहीं चेंज कर रहा। देखो हम जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं ना, तो हम रिजिड हो जाते हैं, यार मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं करना, अब मैं नया मेथड नहीं सीखूंगा। तो जब ये एटीट्यूड बन जाता है ना, फिर ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा सोचो कि यार कुछ अगर नया सीखने को मिल रहा है ना, तो ज़रूर सीखो। देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार थोड़ा लगता है कि यार मैं अपना तरीका शिफ्ट करने जा रहा हूँ, मे बी मेरे को ये इतनी कमांड नहीं बने इस तरीके पे, बट मेरे से पढ़ रहे हो ना, कमांड कैसे नहीं बनेगी। देखो 17 का एवरेज 16,
18 का एवरेज 20। फिर मैं थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करूँगा कि कोई चीज़ 17 से 18 हो रही है तो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, +1। ये डिक्रीज़ भी हो सकता है, 17 से 16 होगा तो -1 लिखूँगा मैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्रीज़ ही होना चाहिए। सेम चीज़ मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये 16 से 20 हो रहा है, 16 से 20 हो रहा है तो +4। ज़रूरी नहीं कि ये बढ़ना ही चाहिए, ये 13 भी हो सकता है 16 से, तो यहाँ -3 भी आ सकता है। मतलब क्वेश्चन में जैसा मर्जी वेरिएशन कर दे वो, ये तरीका हर जगह लग जाएगा। यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से वो लिखा, 17 से कोई चीज़ 18 हो रही है तो 1 बढ़ रही है, 16 से कोई चीज़ 20 हो रही है तो 4 बढ़ रही है, तो इतना तो कोई भी बता देगा। अब तरीका समझने वाला है कि दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 के ये दोनों तो पास पास है ना, तो 4 से सबसे दूर कौन पड़ेगा, 17, तो 17 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। सिमिलरली 1 के पास है ना ये दोनों, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, नीचे वाले 20 को। बात समझ आई कि 4 से मल्टीप्लाई किसको करना है, ऊपर वाले 17 को, और 1 से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 20 को। मतलब हम इस 18 और 16 को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को इस वाली साइड वाले से और इस साइड नीचे वाले को इस वाली साइड वाले से। बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। 20 को करना है 1 से, तो 20 × 1 कितना होता है, 20, और 17 को करना है 4 से, 17 × 4 होता है 68, और 20 + 68 इज़ 88। देखो मैंने पहले भी आंसर 88 बोला था जब मैंने ये क्वेश्चन ओरली कर लिया था कि 17 × 16 272, 18 × 20 360, 360 में से 272 गए 88 ईयर्स। वहाँ कितनी कैलकुलेशन थी, वहाँ पहले 17 को 16 से मल्टीप्लाई करना था, जो कि मुझे 272 पता है, मे बी आपको नहीं पता हो, आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़े। फिर दूसरी बार 18 को 20 से मल्टीप्लाई करना था, 2 मल्टीप्लिकेशन करनी थी ना वहाँ पे, दोनों बड़ी बड़ी थी। फिर दोनों का डिफरेंस भी लेना था, तो मतलब एक बारी सब्ट्रैक्शन भी करनी थी, तो सब्ट्रैक्शन में भी गलती लगने का चांस है। 2 बार वहाँ मल्टीप्लिकेशन थी और 1 बार सब्ट्रैक्शन थी, बिकॉज इसका आंसर आना था 272 और इसका आंसर आना था 360, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस भी तो लेना था, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आंसर होता है 88। वहाँ 3 चीज़ें करनी थी, यहाँ कुछ भी नहीं करना, ये सब चीज़ें तो क्वेश्चन से लिखी। और मैं कह रहा हूँ यहाँ जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड वाले से, और यहाँ जो नीचे वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। जो आंसर आएंगे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो भी उनकी साइंस होंगी, अगर कोई साइन नहीं दिख रही तो ऐड ही होंगे। अगर कल को ये यहाँ -4 होता तो 17 × -4 -68 आता, तो 20 में से 68 माइनस करता -48 आंसर आ जाता। तो माइनस साइन तब आएगी जब कोई बंदा छोड़ के जा रहा होगा। अब ये बंदा नया आ रहा था ना, तो मेरा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन मैं ऐसा लूँगा जिसमें एक बंदा छोड़ के जा रहा होगा, तो वहाँ आप नोटिस करोगे कि ये जो हमारा फाइनल आंसर वो नेगेटिव आ रहा है, तो वहाँ हम माइनस साइन इग्नोर करेंगे। माइनस साइन जस्ट ये इंडिकेट करती है कि बंदा छोड़ के गया। मैं वो क्वेश्चन भी समझाऊंगा, पर इसमें बताओ कि कन्फ्यूजन है अगर, तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेथड हमने नहीं लगाना है बस। तो सोच लो आज के बाद एवरेज के क्वेश्चन में सम नहीं निकालेंगे, सम निकाल के तो दुनिया कर रही है यार। हमें अगर अपने अपोनेंट को पीछे छोड़ना है तो कैसे, वी मस्ट हैव दोज मैथड्स जिनसे पेपर में कोई झंझट ना हो, दिमाग ना लगाना पड़े। यहाँ दिमाग थोड़ी लगा रहा हूँ मैं, ये पका पकाया मेथड है, मुझे पता है क्या क्या करना है इसमें। तो पेपर में जो मर्जी वैल्यू देगा मैंने ऐसे छाप देना ये मेथड, मैं सोच थोड़ी रहा हूँ कुछ ये करते टाइम। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना कितना एफर्ट लग रहा है, या 17 को 4 से करना कितना एफर्ट लग रहा है। छोटी मल्टीप्लिकेशन है, 17 × 4 आप ऐसे भी निकाल लोगे मज़े से कि 4 7 से 28, 4 1 से 4 + 2 6, बजाय इसके कि आपको कि बोले 17 को 16 से मल्टीप्लाई करो, वो एक बड़ी कैलकुलेशन बनेगी। द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ टू रिमूव दोज कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन जल्दी करने हैं। वैसे तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर में करना ही नहीं होता, बट ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना जो दिमाग ख़राब करते हैं, वो भी देखो कैसे ख़त्म होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ एक बंदा छोड़ के जा रहा है, स्टिल ये मेथड वर्क करता है। एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ ए टीम इज़ 22 kg। 17 प्लेयर्स का वेट 22 kg है। इफ़ अ प्लेयर लीव्स द टीम, पिछले क्वेश्चन में ज्वाइन किया था, यहाँ लीव कर दिया, तो अगर 17 प्लेयर थे, एक प्लेयर चला गया, तो अब कितने रह गए, 16 रह गए। तो 16 का एवरेज कितना बन जाता है, 23, तो 23 कर दो बस। आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या करना है, उसी प्लेयर का वेट बताना है, तो कुछ नहीं करना। कोई चीज़ 17 से 16 हो रही है, कितनी कम हो रही है, आप बोलोगे -1। 22 से 23 हो रही है, आप बोलोगे +1। कोई भी बता देगा इतनी सी बात। फिर 17 को मल्टीप्लाई करना होता है इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है इससे। ठीक बात है।
17 इंटू 1 इज़ 17, और 23 इंटू -1 इज़ -23, और 17 में से 23 गए, आप बोलोगे -6। तो आंसर इस क्वेश्चन का है 6 kg। उस प्लेयर का वेट कितना है? 6 kg। ये जो माइनस की साइन साथ में आई है ना, ये सिर्फ इतनी सी बात इंडिकेट कर रही है कि आपने एक बंदे को बाहर निकाल दिया, या एक बंदा छोड़ के चला गया। छोड़ के जब भी कोई जाएगा, बंदे यहाँ पे कम होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। बट आपको माइनस की साइन इग्नोर करनी है, क्योंकि माइनस की साइन किस पर्पज़ से आ रही है वो आप जानते हो। पिछले क्वेश्चन में एक बंदा जुड़ा था, यहाँ एक बंदा चला गया। जब जाएगा कोई तो आंसर नेगेटिव आएगा। आपको नेगेटिव से नहीं डरना, आने तो नेगेटिव, क्या टेंशन है। आई होप ये तरीका क्लियर होगा आपको। देखो इतनी सी जगह में क्वेश्चन खत्म, कोई टेंशन के बिना। अब मैं क्रिकेट के क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूँ यही चीज़। क्रिकेटर वाला क्वेश्चन आ गया, सेम अप्रोच। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 20 इनिंग्स, 20 इनिंग्स हो सकता है, 20 मैचेस हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ 32। 20 इनिंग्स का एवरेज है 32। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। देखो 20 इनिंग्स का हिसाब किताब तो मुझे पता है, बोल रहे हैं अपनी नेक्स्ट इनिंग्स, मतलब 21वीं इनिंग्स में वो कितने रन्स बनाए ताकि उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाए? 4। ताकि उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाए? 4। अभी एवरेज कितनी है? 32। अगर मैं अपनी एवरेज 4 से बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब 36 करना चाहता हूँ, और वो 36 कितने मैचेस की होगी? 21 की होगी, क्योंकि एक ही पारी तो उसमें ऐड हुई है, और एक ही मैच की और बात कर रहे हैं हम कि वो अगले मैच में कितने रन्स बनाए ताकि उसकी ओवरऑल एवरेज कितनी बढ़ जाए? 4 रन से बढ़ जाए। तो यहाँ अगर 20 मैचों की बात हो रही है तो यहाँ जाहिर सी बात है 21 मैचों की बात हो रही है। समझे बात? जो चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी थी मैंने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई ये 20 पारियों के रन है, ये 21 पारियों के रन है। तो कोई चीज़ 20 से 21 हो रही कितनी बढ़ रही है? +1। और कोई चीज़ 32 से 36 हो रही कितनी बढ़ रही है? +4। अब आप जानते हो 20 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो 20 को 4 से करोगे 80 आ जाएगा, और 1 को 36 से करोगे 36 आ जाएगा, और 80 + 36 116। 116 इस क्वेश्चन का आंसर। आप कोई और तरीका लगा के दिखा दो और मेरे से जल्दी करके दिखा दो, मैं आपको बोलूँगा भाई ये तरीका छोड़ दो। कोई और तरीका और मेरे से जल्दी करके दिखा दो। देखो आपको मुझे भी बीट करना है, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में आपका कंपेटिटर मैं भी हूँ, बिकॉज मेरी भी अभी एज लिमिट नहीं इंक्रीज़ हुई है इतनी कि मैं ये एग्ज़ाम्स ना दूँ। तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो हर एक एग्ज़ाम में मैं भी हूँ, तो मुझे भी बीट करना है। दैट मीन्स मेरे से ही मेथड सीख के मुझे ही हराना है। वो तभी हरा सकते हो जब ओवरवर्क करोगे। मेरे को ओवरवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आज के टाइम पे मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेथड आते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तो जब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो आपकी गेम मेरे से ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मान के चलो कि अगर मेरे से ज़्यादा 1 मार्क भी मेरे से ज़्यादा ले आए तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई, बिकॉज मेरा तो हो ही रहा है। और अगर मेरे को बीट कर दिया तो यू डेफिनेटली गेट ए बेटर रैंक दैट मी, मेरे से अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी। तो मुझे कंपेटिटर बना लो हर चीज़ में, तो देख लो फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलते। तो मैंने एसएससी सीपीओ 3 बार क्वालिफाई किया है, 2018, 2019, 2020, और हर ईयर अपना रैंक बढ़ाता गया हूँ। 2018 में जितने मार्क्स आए थे 19 में उससे अच्छे लाए, और 20 में उससे भी अच्छे लाए। लाइफ में यही करना है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ग्रोथ एक जगह पे रोकी नहीं। एक टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे बहुत कुछ आ चुका है, आई मस्ट स्टॉप हेयर। बट फिर धीरे धीरे अगले ही पेपर में मेरे को अपनी औकात सामने मिल गई। जब आप पढ़ना बंद कर दोगे तो एग्ज़ाम में नंबर भी फिर उस हिसाब से आएंगे। तो आपको डे बाय डे कॉन्टीन्यूटी में रहना है और कुछ ना कुछ नया सीखना है। हर रोज़ कुछ नया सीखना है, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, नए नए तरीके सीखने हैं। और इम्प्लीमेंटेशन तभी आएगी जब उन चीज़ों की आप प्रैक्टिस भी करोगे। खैर मैं वीडियो में ही 6-7 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ कि आपको घर पे बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें ना कुछ और चीज़ पूछी है, मतलब इसमें रिवर्स प्रोसेस चलेगा बट मेथड सेम है। सचिन तेंदुलकर हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। अब पिछले क्वेश्चन में मुझे पता था उसकी 20 इनिंग्स की एवरेज कितनी है, 32 थी शायद। अब इस क्वेश्चन में बोला कि उसकी 11 इनिंग्स की कुछ एवरेज है, मुझे नहीं पता। तो जब नहीं पता होता तो 11 इनिंग्स की एवरेज क्या मान लो, एक्स मान लो। उसने 12वीं इनिंग्स में 120 रन बनाए, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। एंड देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 5 रन्स। 12वीं इनिंग्स में 120 रन बनाए
जिसकी वजह से उसका 12 इनिंग्स का एवरेज 5 रन से बढ़ गया। यहाँ 11 इनिंग्स का अगर एक्स मान के चल रहे हो तो 12 इनिंग्स का क्या एक्स प्लस 5 नहीं हो जाएगा? 5 से बढ़ने का क्या मतलब होता है? देखो, अगर वैल्यूज़ नहीं भी पता हो तो हम एक्स की टर्म्स में डील कर सकते हैं। मेथड एक ही रहना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वही फंडा, 11 से कोई चीज़ 12 हो रही है तो 1 बढ़ रही है, और x से कोई चीज़ x प्लस 5 हो रही है तो 5 बढ़ रही है। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज x प्लस 5 और 11 इंटू 5 इज 55। तो कितना आ गया ये? x प्लस 5 प्लस 55, तो ये बन जाएगा x प्लस 60। ये x प्लस 60 क्या है? ये है उसके 12वीं पारी के रन, जो कि क्वेश्चन में 120 है। कहने का मतलब कि x प्लस 60 ही किसके बराबर है? 120 के। तो 60 यहाँ से गए, 60 यहाँ से गए, x की वैल्यू आ गई 60। तो x था क्या? x था पुराना वाला एवरेज, x था 11 इनिंग्स का एवरेज। वो पूछ रहा है हिज न्यू एवरेज इज, न्यू एवरेज मतलब 12 इनिंग्स का एवरेज कितना है। तो अगर x की वैल्यू 60 आ चुकी है तो 60 प्लस 5 65 आंसर। देखो, कुछ भी नहीं करना है इस मेथड में। 11 से 12 1 बढ़ गया, x से x प्लस 5 5 बढ़ गया, तो 1 को मल्टीप्लाई करना था x प्लस 5 से तो x प्लस 5 आ जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई करना था 5 से तो 55 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 60। ये x प्लस 60 है क्या? यही तो अंतर है कि 11 इनिंग्स और 12 इनिंग्स में जो 5 बढ़ गया किसकी वजह से बढ़ा? इसकी वजह से, x प्लस 60 की वजह से। और x प्लस 60 ही क्वेश्चन में 120 के बराबर है, वही रन तो बनाए हैं उसने, तो x डेफिनेटली 60 होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर 120 के बराबर है तो यहाँ 60 आना चाहिए, तभी तो 60 प्लस 60 120 बनेगा। तो उन्होंने ऑप्शन में 60 भी दिया आपको फंसाने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, एवरेज नया वाला पूछा कि पुराना वाला पूछा है। पुराना वाला मीन्स 11 इनिंग्स का, नया वाला मीनिंग्स, नए वाले का मतलब कि 12वीं इनिंग जोड़ के, नया वाला एवरेज तो वही है। तो 12 का x प्लस 5 था, तो 60 अगर x है तो x प्लस 5 65 होगा, नॉट ए बिग डील। अब एक इससे भी भयंकर क्वेश्चन लेता हूँ और देखो कितनी जल्दी निकाल के दिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन की लेंथ देख के बच्चा डर जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चा सोचता है यार इसमें पता नहीं क्या क्या करना होगा। मानता हूँ मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे से करना हो तो बहुत लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट हमें तो एक तरीका आ चुका है ना अब, तो वही तरीका लगा के दिखाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड, मतलब आपको समझाने के लिए मैं भी 1 मिनट ले लूँ, बट अगर वही चीज़ मुझे एग्जाम में करनी है तो 30 या 35 सेकंड, क्योंकि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ कि टाइप कौन सी है। द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज़ 30, तो ये चीज़ लिख लो कि भाई 42 इनिंग्स का एवरेज कितना है? 30। इफ़ द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, उसकी 2 पारियां एक्सक्लूड कर दो, जिसमें उसने हाईएस्ट रन्स बनाए थे और जिसमें उसने लोएस्ट रन्स बनाए थे। तो यार पहले अगर 42 इनिंग्स की बात हो रही है और अब अगर मैं 2 इनिंग्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो अब ज़रूर 40 इनिंग्स बची है, और शायद ये बात उसने दी भी है। हाँ, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 40 इनिंग्स, ये बात वो नहीं भी देता तब भी अंडरस्टूड थी। देखो, कल को हो सकता है ये चीज़ वो वहाँ से रिमूव कर दे क्वेश्चन से, बिकॉज पता चल रहा है कि जब हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग्स को एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड होता है बाहर निकालो, तो जब 2 चीज़ों को बाहर निकाल दिया 42 में से तो पीछे 40 बची, और उन 40 का एवरेज 28 है। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो हमें पता अब क्या करना है, वही चीज़ करेंगे। कितना कम हो रहा है? -2, और यहाँ भी कितना कम हो रहा है? -2। 42 को मल्टीप्लाई करना है इससे और 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 42 इंटू 2 -84, और 2 इंटू 28 -56। देखो आंसर माइनस में आएगा, बिकॉज आप जानते हो कि 2 पारियां कम हो रही हैं, तो अगर किसी चीज़ को निकालना जाए तो आंसर नेगेटिव आता है। तो 16 वहाँ दे दो, 140। आप जानते हो 140 क्या है? यही 140 वो 2 पारियां हैं जिनको यहाँ पे कम किया गया था। इट मीन्स ये 140 जो है ना, यही उसका हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है मिला के। 140 उसका हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है प्लस करके, दिस इज हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर, दोनों का सम है ये। अब वो बोल रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स इज 100, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का फ़र्क कितने का? 100 का डिफरेंस होता है फ़र्क, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर से 100 ज़्यादा है, तो अभी तो डिफरेंस 100 का पड़ रहा है उन दोनों में। मुझे पता है हाईएस्ट स्कोर को लोएस्ट स्कोर से 100 ज़्यादा रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 140 में से 100 साइड पे कर देता हूँ। इस 140 में से जो डिफरेंस डालना है ना 100 का,
वो 100 मैं साइड पे रख देता हूँ। तो 140 में से जब मैंने 100 साइड पे रख दिया तो पीछे कितना बचा 40, और ये 40 मैं दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो आप बोलोगे 40 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 20-20 दे दो दोनों जगह। ठीक बात है। चाहो तो इस चीज़ को इक्वेशन से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बच्चा ऐसे इक्वेशन बना सकता है कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 140, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 100, फिर वो ऐड कर देगा, ये कट जाएगा, 2h बराबर 240 आ जाएगा, h बराबर 120 आ जाएगा। इक्वेशन बना के कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये चीज़ समझो, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो 140 क्या है, दोनों का सम, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, और दोनों का डिफरेंस मैं जानता हूँ 100 है। जब मैं डिफरेंस जानता हूँ कि एक चीज़ दूसरे से 100 बड़ी होगी, तो मैंने कहा वो 100 साइड पे कर दो, और बचा हुआ 40 जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में। तो 40 के 2 बराबर इससे करने हो तो 20-20 ही होते हैं। अब लोएस्ट इनिंग्स को तो 20 ही रहने दो, हाईएस्ट इनिंग्स में ये वाला 100 जोड़ दो, तो एक आंसर आ गया 120, दूसरा आ गया 20। तो हाईएस्ट स्कोर आ गया उस बंदे का 120 और लोएस्ट स्कोर आ गया 20। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना मज़ेदार तरीका है ये करने का। कोई ज़्यादा सम वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ देखा, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा 140। नेगेटिव साइन से पता चल रहा है कि इनिंग्स को एक्सक्लूड किया जा रहा था, 140 था दोनों का सम, और मुझे बोला था कि 100 का फ़र्क भी होना चाहिए। मैंने 100 140 में से साइड ही कर दिया, पीछे बचा 40, 40 के 2 बराबर इससे कर दिए 20-20। तो एक जगह तो 20 ही रहेगा, दूसरी जगह वो जो 100 साइड पे किया था वो जोड़ दो, तो 120 और 20 आंसर। मैं एक और क्वेश्चन यही वाला टाइप का करवा देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए, बिकॉज मुझे पता है मैं आप थोड़ी चीज़ें तेज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप तेज़ी से अंडरस्टैंड करना सीखो, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पॉज कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अगर और तेज़ समझना चाहते हो, स्लो डाउन कर सकते हो अगर धीरे धीरे समझना चाहते हो, एक वीडियो को 10 बार देख सकते हो। यूट्यूब वीडियो का यही तो फ़ायदा है। मतलब इसको मैं 10 बार यही चीज़ एक्सप्लेन करता रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? आप 10 बार वीडियो देख लो, मेरे व्यू भी बढ़ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखो, द एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज 62। 64 इनिंग्स का एवरेज 62। इफ़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब 64 नहीं रहेंगी, अब 62 रह जाएंगी, और 62 का एवरेज कितना है 60। अब मुझे बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले अपना काम करना है। यहाँ कितना कम हो रहा है 2, और यहाँ भी कितना कम हो रहा है 2। तो 64 को मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। 64 2 ज़ा 128 और 62 ज़ा 120, ये आ गया आपका -248। माइनस की साइन पता किस लिए आ रही है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है 248। 248 क्या है? हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर मिला के, क्योंकि वही तो एक्सक्लूड की है, तो ये वही चीज़ निकल रही होती है जो चीज़ एक्सक्लूड की है या जो चीज़ ऐड की है। तो 248 आ गया दोनों का सम। मुझे पता दोनों का डिफरेंस कितना डालना है, 180 का। डिफरेंस जितने का डालना होता है ना, वो इसमें से सीधा सीधा हटा दो। तो 248 में से 180 साइड पे रखो, तो 248 में से अगर 180 साइड पे रखा तो पीछे बचा 68। जब इसमें से 180 साइड पे रखा तो पीछे बचा 68। 68 दोनों में इक्वल इक्वल बांट दो, तो आप बोलोगे दोनों जगह 34-34 आ जाएगा। तो एक को तो 34 ही रहने दो, दूसरे को 180 के साथ जोड़ दो, तो 180 और 34 आ जाएगा आपका 4, 214। तो हाईएस्ट स्कोर आ गया 214, लोएस्ट स्कोर आ गया 34। ख़त्म। कितनी इजीली पेन चलता अपने आप अगर आपको मेथड पूरी तरह क्लियर हो, और ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये वीडियो एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार देख लेना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है मैंने इस वीडियो में। सो कल भी मैं एवरेज की एक और चीज़ टॉप क्लास समझाने वाला हूँ आपको। मतलब वो क्वेश्चन हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, बट ये जो मैं 3-4 दिन अब आपको कंटेंट देने वाला हूँ ना, तो सॉलिड चीज़ देने वाला हूँ। मतलब ऐसे में मेरे को लग रहा है वो जो मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था ना, आप शायद बोर हो रहे थे कि यार प्रॉफिट लॉस ही चलेगा 10 दिन। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं चीज़ों को स्पाइस अप करूँ, मतलब आपको लगे कि यार ये वही टीचर है जिसने यूट्यूब पे एंट्री की थी ना, ये वही टीचर है। ये मत सोचना कि हम सो गए हैं या हार गए हैं, मतलब आए थे ना किसी इंटेंट से, तो वो है अंदर। क्या बोला था मैंने कि अरिथमेटिक में आपको किंग बनाना है तो बनाना है, सिर्फ पढ़ाना पर्पज़ नहीं है। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़े दिन से सिर्फ ऐसे पढ़ा रहा था नॉर्मल, मतलब वो एनर्जी मेरी डाउन जा चुकी थी शायद। तो आज मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी ना यार, तो मतलब तगड़ी शेयर होनी चाहिए, लगना चाहिए कि वीडियो में कंटेंट आया है, ऐसा ही आपको चाहिए।
अदरवाइज़ अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, मरा मरा हुआ थोड़ा थोड़ा एक एक टाइप मिलते जा रही है, बस भेड़ चाल चल रही है, अगर वो चाहिए तो वो भी है। देखो हर चीज़ है अपने पास। ये मत सोचना है कि मतलब मैं ऑफलाइन भी है मेरी कोचिंग और ऑनलाइन भी है, तो मैं हर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। मैं हर बच्चे से डील कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ बच्चे को चाहिए मैं उसको वैसी चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जो बंदा मेरे कहे अनुसार चलेगा ना, तो वो कम्पिटिटिव में सक्सेसफुल है डेफिनेटली, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। उसने 10th में मैथ छोड़ दिया, उसने 12th में मैथ छोड़ दिया, आई डोंट केयर। अगर उसकी ग्रैबिंग एबिलिटी है, वो चीज़ें देख के समझ जाता है, दैट्स एनफ फॉर मी। बस मैं खुद को कभी टीचर नहीं मानता हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ अ मेंटोर। टीचर गली गली में है, टीचर यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आपको फ़र्क दिखता होगा। तो अगर दिखता तो यार बताया करो, हमें भी खुशी होती है यार कुछ सुन के अपने बारे में। मतलब क्वेश्चन देते हैं हम, उसका आंसर लिख देते हो नीचे, ख़त्म बात। मतलब ऐसा रिश्ता है क्या हमारा कि ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, आपने उसका आंसर दे दिया, ख़त्म। मतलब हम आपके नौकर थोड़ी लगे हैं यार कि आपने आंसर ठीक बताया गलत बताया उसका आंसर दें, फिर उसका अगली वीडियो में सोल्यूशन दें। ऐसा तो नहीं है, वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ये, टू वे होनी चाहिए। आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारी तरफ से भी होना चाहिए। सो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जितने आ रहे हैं ना यार, फोड़ देंगे सभी एग्ज़ाम्स को। मतलब जितना मेरे में कंटेंट है ना, जितना मेरे को आता है, वो सब सिखा दूंगा आपको, गारंटी है मेरी। बस पेशेंस रखो। मतलब सोचो जिस दिन मैं जीके में आ गया ना, जीके पढ़ाने पे आ गया ना जिस दिन, सोचना फिर बाकी टीचर्स की क्या हालत हो जाएगी जीके में भी। अभी तो मैं सिर्फ मैथ में टिका हुआ हूँ। जिस दिन मैंने रीजनिंग को हाथ डाला या जीके पढ़ाना शुरू की ना, तो अब बोलोगे ऐसी जीके भी नहीं पढ़ी हुई, ऐसी जीएस आपने पढ़ी ही नहीं होगी जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू की। जस्ट वेट फॉर दोज मोमेंट्स, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर मेरे में टीचिंग एबिलिटी है तो मैं हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे को इंग्लिश में आने दो, भाई मैंने अपनी इंग्लिश की एबिलिटी तो आपके सामने रखी ही नहीं है। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक कंपोनेंट पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये टीचर कैसा है। अभी हुआ क्या, हमें अपना डेब्यू किया हुआ अभी 2-3 महीने हुए हैं, 3 भी कहाँ, जनवरी में किया था। जस्ट वेट एंड वॉच, और जितना फ़ायदा हो सकता है लो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो यार, थोड़ी रीच बढ़ाओ। सिर्फ अपने तक मत रखा करो। आपकी नज़र में कितने लोग होंगे यार जो आगे पीछे कोचिंग ले रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको बोलो यार दे दिया पैसा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई हो सकती है। कोचिंग में वही बंदा जाए जो अफोर्ड कर सकता है, जिसने बड़ी मुश्किल से किया हुआ और वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो छोड़ो यार। अभी भी तो वहाँ पे पेट्रोल वेस्ट होता होगा या किराया लगता होगा जाने में, लीव इट। जितना टाइम है अपने ऊपर डिवोट करो जितना कर सकते हो। तो आई गेस इतनी मोटिवेशन काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।